नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो बात करेंगे राज्यसभा की राह में सियासी बवंडर की। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल एक ही है, नामांकन को लेकर जिस तरह से अब बहुतेरे सवाल पूछे जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर हमला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा बता रही है। सवाल यही है कि क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन नियमों के तहत रद्द हुआ या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है? क्या चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या वाजिब हैं? क्या कांग्रेस जिस तरह से अब आगे की रणनीति बना रही है, कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए मुद्दे को अब तूल देने में लगी हुई है? ऐसे बहुत सवाल हैं जिनको लेकर हम खास चर्चा करेंगे। सवाल ये भी है कि अगर कांग्रेस के आरोप सही हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर क्या असर पड़ेगा? अगर बीजेपी का दावा सही है तो क्या कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ही उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है? इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले खास रिपोर्ट आप देखिए, समझिए। मंगलवार शाम राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस के कई आला नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से मुलाकात की। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया, उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। इधर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर जमकर तंज कसा। इशारों में दावा किया गया कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी तेलंगाना कोर्ट की जानकारी कांग्रेस के ही नेताओं ने बीजेपी को उपलब्ध करवाई थी और ये लड़ाई कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का नतीजा है। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है। अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि ये जानकारी जानबूझ के छुपाई, क्योंकि अगर निर्वाचन होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी पूरी तरह से पीछे रहता और संभावित जो विभाजन कांग्रेस में दिख रहा था उसको छुपाने के लिए हमारे तो तेलंगाना में सरकार भी नहीं है, हमारे पास भी तो तथ्य कहीं से आए, किसने भेजे, कांग्रेस के नेताओं से पूछे। मीनाक्षी नटराजन मामले में कांग्रेस आक्रामक प्रदर्शन करने जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा के खिलाफ विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही गई। साथ ही प्रदेश के हर जिले में कलेक्टर कार्यालय के साथ जिला बीजेपी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। जोश से भरे कांग्रेस नेता बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ तो करो जवानी में, आग लगा दो पानी में, और अगर आग नहीं लगा सकते तो राजनीति से संन्यास ले लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि हम पूरे प्रदेश में जन जागरण करेंगे। हर गांव में, हर घर में इस अपराध के लिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब करेंगे। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल भोपाल में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सभी 62 विधायक राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन से समय मांगा गया है। ताजा घटनाक्रम ये बताने के लिए काफी है कि मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, समझा। कांग्रेस को जो उम्मीद थी इलेक्शन कमीशन से कि कुछ तो रास्ता निकलेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी हाथ खड़े कर दिए। नामांकन रद्द रहेगा, सबसे बड़ा अपडेट यही है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। विवेक सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वतंत्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सहयोगी मनोज राठौर भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। और जिस तरह से स्वतंत्र जी, उम्मीद थी इलेक्शन कमीशन से कि
कुछ तो रास्ता निकलेगा, लेकिन उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है। नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द रहेगा। अब क्या रास्ते बचते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी आपकी? जी भाई साहब, हमें चुनाव आयोग से इससे ज्यादा कुछ उम्मीद थी नहीं। आप सब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी, सोनू जी, ये काम कर रही है, जो अभी मैं सारे कानूनी तर्क भी बताऊंगा, अगर सिर्फ एक राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये इतना बड़ा झोल झाल कर दिया, तो 230 विधानसभा सीटों पर जब स्टेट में सरकार बनाने की बात आती होगी तो वो क्या हाल करते होंगे। खैर, आइए कानूनी पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर और इस देश के चुनाव आयोग, जो भारतीय जनता पार्टी के जेब में बैठा हुआ है, उसे यह पता नहीं था कि क्रिमिनल केस और एक लीगल नोटिस में अंतर होता है। अच्छा, और लीगल नोटिस ऐसा भी लीगल नोटिस नहीं है, ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज का लीगल नोटिस है, जिसमें यह बात बोली गई थी कि मीनाक्षी नटराजन जी, आप पर 100 करोड़ का मुकदमा क्यों ना, 100 या 10 करोड़ का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, इसका जवाब दीजिए। डिफेमेशन केस का शायद कोई नोटिस था जिसमें यह कहा गया था कि आप पर 10 करोड़ का या 100 करोड़ का, एग्जैक्ट डेटा अभी तो भूल रहा है, आप पर यह केस क्यों ना चलाया जाए। यह प्री कॉग्निजेंस स्टेज का था, इसके मतलब कोर्ट तक बात पहुंची नहीं थी। मीनाक्षी नटराजन जी के वकील ने इस चीज का जवाब दिया कि भाई साहब, आप इस पर इसका जवाब दिया। इसके बाद दूसरा शर्त कि क्या ये लीगल नोटिस एक आपराधिक मुकदमा है, क्या ये लीगल नोटिस में एफआईआर हुई, क्या इस लीगल नोटिस में किसी प्रकार की कोई केस डायरी दर्ज हुई या फिर किसी प्रकार की चार्जशीट दर्ज हुई? बिल्कुल नहीं। आप इलेक्शन एफिडेविट का फॉर्मेट उठाकर देख लीजिए सोनू जी, एक बार इलेक्शन एफिडेविट गूगल करिए। जाहिर सी बात है ना, आपने कभी चुनाव लड़ा है ना हमने भी चुनाव लड़ा है, लेकिन हम चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हम इलेक्शन एफिडेविट देखते रहते हैं। एक बार आप इलेक्शन एफिडेविट देख लीजिए, इलेक्शन एफिडेविट में कहां पर लिखा हुआ है कि लीगल नोटिस जो आपको सर्व किए जाएंगे वो भी प्री कॉग्निजेंस स्टेज वाले, उसका भी जिक्र आपको करना पड़ेगा। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, वो जो इलेक्शन एफिडेविट है उसके फॉर्मेट में साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएनएस के किस मुकदमे, बीएनएस के किस धारा के तहत आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, नंबर 1, किस कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, में आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ऐसे 4 कॉलम्स होते हैं, यहां में एफआईआर दर्ज हुई, यहां में केस डायरी बनी, यहां में चार्जशीट बना, यहां केस का कोई ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ, मामला अभी प्री कॉग्निजेंस स्टेज में है, यानी कोर्ट ने अभी तक इस मामले को संज्ञान में भी नहीं लिया है। कोर्ट ने सबसे अच्छी चीज यह है कि इस मामले को संज्ञान में भी नहीं लिया है। इसके बावजूद भी भाई साहब, ये रिटर्निंग ऑफिसर कहता है कि पेंडिंग केस है। अरे भाई, पेंडिंग केस कैसे हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर कहता है पेंडिंग केस है। पेंडिंग केस कैसे हो गया? प्री कॉग्निजेंस स्टेज का कोई भी नोटिस एक पेंडिंग केस कैसे है? मुझे ये कानूनी रूप से निरक्षर, लीगली इलिटरेट जो रिटर्निंग ऑफिसर है, इसके बारे में मुझे मतलब कोई बताए कि कैसे हो सकता है। सोनू जी, आप एंकर है, आप मुझे बताइए ये कहां तक न्याय संगत है, कहां तक ये तर्क संगत है? ये तो रही धाराओं की बात। दूसरी बात जी, बात दूसरी बात, आप मुझे बताइए ये कहां तक न्याय संगत है, कहां तक ये तर्क संगत है? ये तो रही धाराओं की बात। दूसरी बात, क्या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को पूरी तरह फॉलो किया गया? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि यदि आपका इस प्रकार से कोई नॉमिनेशन कैंसिल होना है तो आपको बोलने की पूरी आजादी दी जाए, आपको पक्ष रखने की पूरी आजादी दी जाए। The principle of natural justice was blatantly violated because Meenakshi Natarajan ji was not given a reasonable hearing. बिल्कुल, यहाँ पर आपके तमाम सवालों के जवाब में लूंगा। विवेक सिन्हा साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवालों की बौछार आप पर है। जो मेन मूल सवाल है, क्रिमिनल केस है नहीं, क्या लीगल नोटिस को आधार बनाया जा सकता है, इस तरह से नामांकन खारिज किया जा सकता है? हालांकि अभी रास्ते बंद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी कांग्रेस। देखिए, मेरे साथी स्वतंत्र सिंह जी ने सब बीएनएस की धाराएं और ये सब बता दी, पर वो ये इसको एक लीगल नोटिस ठहरा रहे। तो ये लीगल नोटिस ऐसा होगा कि मैंने सोनू सेन जी को ऊपर कोई नोटिस भेजा मेरे वकील के माध्यम से। ये इतना आसान भी नहीं है जितना आसान ये बता रहे। उस केस में जिसमें एक महिला उत्पीड़न का मामला है, जिसके अंदर कांग्रेस के ही सरकार के किसी व्यक्ति के खिलाफ उत्पीड़न का उन्होंने केस कोर्ट में लगाया, क्योंकि इनकी सरकार रही है तो वहां उनके खिलाफ सुनवाई नहीं हो रही थी उनकी, तो उन्होंने डायरेक्ट न्यायालय से अब मदद मांगी। और जब 2 तरीके से एफआईआर दर्ज होती है, 2 तरीके से केस दर्ज होते हैं।
एक होता है एफआईआर हो गई बीएनएस में डायरेक्ट पुलिस ने करी, और एक होती है न्यायालय ने संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करने का या केस दर्ज करने का निर्णय लिया। तो इस केस में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हुई, उन्होंने इस पे एफआईआर दर्ज नहीं करी। पिटीशनकर्ता जिसकी पिटीशन थी वो न्यायालय गया, न्यायालय से उसने नोटिस सर्व हुए, नोटिस पे उन्होंने जवाब दिया। तो ये नोटिस किसी व्यक्ति विशेष का या वकील द्वारा पेश किया गया नोटिस नहीं था, ये न्यायालय ने उनको बुलाया था, न्यायालय ने उनसे जवाब मांगा था कि इस केस में आप दोषी करार देने के लिए आपका नाम आया है कि सामने वाले ने प्राकृतिक न्याय मांगा। जिस प्राकृतिक न्याय की ये बात कर रहे हैं, इनकी सरकार में पुलिस ने न्याय नहीं दिया, तो न्यायालय जस्टिस के लिए न्यायालय ने इनको नोटिस सर्व किया, और वो नोटिस जो है वो बाकायदा न्यायालय से नोटिस आया है, किसी वकील द्वारा दिया गया नोटिस नहीं है। पहली बात तो ये इसका जवाब है। दूसरी बात यह है कि ये जो बात करते हैं कि ये नैसर्गिक न्याय की एक सीट के लिए बीजेपी यहाँ चली जाएगी वहां चली जाएगी, पहले आप लोग उसमें के एक सीट से आपने अटल जी की सरकार गिराई थी, उस समय आपका नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कहाँ चला गया पता नहीं। अभी लगातार बता रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ चले गए, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया इन्होंने, आप महिलाओं के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति चुनाव में तो द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ भी तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़वाया था, उस समय महिला का इन्होंने ध्यान नहीं दिया, महिला कार्ड भी खेला। तो स्वतंत्र सिंह जी क्या है, मुद्दों की बात करें, अभी आपके पास मौका है, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट पे बात करें। आपको चुनाव आयोग ने भी आपको वहां से दिल्ली से अगर कुछ ऐसा होता तो दिल्ली चुनाव आयोग में भी गए थे, शायद मेरे पास अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, पर चुनाव आयोग ने भी शायद इनकी वहां पिटीशन दिल्ली में खारिज कर दी है। अब आप जाए न्याय की बात करें, आपके पास तो एक से एक लीगल एक्सपर्ट है, अभिषेक मनु सिंघवी है, विवेक तनखा है, तो आपको जेपी धनोपिया जी से ही इनको फॉर्म भरवाना था, जो पहले भी इस प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट करवा चुके हैं। तो षड्यंत्र कांग्रेस के अंदर ही किया गया, और इस तरीके से षड्यंत्रकारी पार्टी खुद ही अपने षड्यंत्र की शिकार हुई है, हिट विकेट हुई है। बिल्कुल आऊंगा आपके पास में, सहयोगी मनोज राठौर जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, पूरा पॉलिटिकल घटनाक्रम आपने देखा समझा, अब कांग्रेस जो बात करेगी कि सब कुछ पहले से था, प्री प्लान था, और जो कानूनी दावपेच हैं कांग्रेस के लिए अब क्या रास्ते बचते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नियम क्या कहते हैं, क्या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी अब आगे? बिल्कुल, यदि हम शुरू से इस पूरे चुनाव को देखें, उम्मीदवारों को देखें, तो कांग्रेस के अंदर ये बात तो अंदर ही अंदर नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बनी थी कि मीनाक्षी नटराजन को कोई स्वीकार मध्य प्रदेश की लीडरशिप नहीं कर रही थी। ये बात थी ठीक थी, लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में हाईकमान ने बोला था तो सभी नेता एकजुट हुए, और उसके बाद जो सिलसिला चला नामांकन का वहाँ तक हमने देखा। उसके बाद ये डर लगने लगा कि हो सकता है कि जो 10 विधायकों की कमी है वो कांग्रेस से उनको किसी तरीके से बीजेपी अपने पाले में करेगी। कई तरीके का कांग्रेस ने आरोप लगाए, उनको बाहर शिफ्ट भी किया जा रहा था, लेकिन जो विशेष विमान है वो उड़ नहीं पाया, और जो घटनाक्रम कल था वो सामने आया। लेकिन क्योंकि जब भी चुनावी प्रोसेस है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या फिर एफिडेविट जब नामांकन के दौरान किसी भी चुनाव में उम्मीदवार भरता है तो तमाम जानकारी देना पड़ती है। लेकिन क्योंकि जानकारी छुपाई गई, भले ही वो संज्ञान लिया था कोर्ट ने, उनको नोटिस भेजा था, समन भेजा था, समन का जवाब भी मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट को दिया, तो ये जानकारी देनी थी। उन्होंने ये जानकारी यदि वो देती तो उसमें कोई उनका नामांकन खारिज नहीं होता, ये जानकारी देना पड़ती है। कोई वो आरोपी नहीं थी, कोई एफआईआर नहीं थी, एक जानकारी वो एफिडेविट में दे सकती थी, लेकिन वो जानकारी नहीं दी, इसी आधार पे उनका जो है नामांकन कैंसिल किया गया। लेकिन क्योंकि ये शंका थी कि बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, हो सकता है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं अरविंद शर्मा वो मिले हों सरकार से, तो इस शंका के चलते जो है इसे चुनौती केंद्रीय चुनाव आयोग में दी। लेकिन क्योंकि जब रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पे स्क्रूटनी कर रहा था तो जरूर उनकी टीम ने केंद्रीय चुनाव आयोग से संपर्क किया होगा, वहाँ पर ये जानकारी हासिल की होगी कि ये स्थिति बन रही है, इसमें क्या करना चाहिए। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज उनके फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट पार्टी जा सकती है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से पूरे प्लान में उन्होंने कामयाबी हासिल की, उनको पता था पहले दिन से, नामांकन जब दाखिल किया था मीनाक्षी नटराजन ने, जो जानकारी मिली उनको पता था कि गलती की है इन्होंने, उनके पास दस्तावेज आ गए, तो वो सिर्फ स्क्रूटनी वाले दिन का इंतजार करते थे। जैसे ही तीनों कैंडिडेट बीजेपी के उम्मीदवारों का नामांकन पास हो गया, यानी ओके हो गया चुनाव आयोग से, यानी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से, तब जब मीनाक्षी नटराजन की स्क्रूटनी की गई, जांच की गई, तब जाके आपत्ति दर्ज कराई। तो पहले से बीजेपी को पता था कि गलती कर बैठी है कांग्रेस, उसका फायदा जो है वो बीजेपी ने उठाया और तीनों कैंडिडेट निर्विरोध जाएंगे। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता और कांग्रेस के पास बचा हुआ है। सोनू। स्वतंत्र जी,
बताने में क्या दिक्कत थी? जब सब कुछ आपको पता था, मीनाक्षी को पता था कि नोटिस है, तो बता देते शपथ पत्र में कि ये परिस्थिति अब बन रही है, इसमें क्या दिक्कत थी आपको? कि आप लोग पूरी तरीके से यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की कानूनी निरक्षरता को आप लोग एक एस्केप दे रहे हैं। मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि कानूनी धाराओं का पूरा ध्यान रखा जाए। मैं आपके सामने सोनू जी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जन प्रेफरेंशियल कानून की 33A धारा को कोट करना चाहूंगा आपके चैनल पर, आपके दर्शकों के लिए। मैं इंग्लिश में कोट करूंगा, फिर हिंदी ट्रांसलेशन भी उसका करूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 33A क्या कहता है? ये कहता है कि ये कहता है, इट मैंडेट्स अ कैंडिडेट डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, पेंडिंग चार्जेस एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन फाइलिंग देयर ऑफिशियल नॉमिनेशन पेपर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व कानून का 33A धारा ये कहता है कि आपको अपने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो अदालत के सामने विचाराधीन हो, पेंडिंग केसेस ये जिस पर अदालत संज्ञान ले चुकी हो, इसके अलावा अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना बता दें, इस देश में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कानून के सबसे बड़े ज्ञाता को लेकर के आए और यह बता दे कि क्या ये एक पेंडिंग केस है, एक ऐसा केस जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज में ही अभी है, क्या वो एक पेंडिंग केस कहलाएगा? दूसरा, एक ऐसा केस जिसमें कोई FIR नहीं हुई, एक ऐसा केस जिसमें कोई चार्जशीट पेश नहीं हुई, क्या ये एक पेंडिंग केस कहलाएगा? अकॉर्डिंग टू दैट लीगली इलिटरेट, कानूनी रूप से निरक्षर रिटर्निंग ऑफिसर। मुझे चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं थी। चुनाव आयोग तो ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो मुझे लगता था कि बीजेपी की जेब में है। अब मुझे समझ में आया कि वो बीजेपी की जेब में नहीं है, वो बीजेपी के सामने लगभग लेट चुका है और अब वो खड़ा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट, यद्यपि हम जाएंगे, हमारे पास कुछ दिन का समय है, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम हमें ये बात समझाने का मौका देगी कि भाई साहब कैसे ये एक लीगल नोटिस इलेक्शन एफिडेविट में मेंशन करना जरूरी नहीं था। जी। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा, एक और बात भाई साहब जी। हमारे जो बीजेपी के भैया हैं ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं हुई क्योंकि वहां हमारी सरकार FIR दर्ज कराने गए थे और पुलिस FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि वहां हमारी सरकार है। भाई साहब, मैं जा रहा हूं FIR दर्ज कराने अभी कि इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है और उन्होंने गलत जानकारी दी इलेक्शन एफिडेविट में। बताइए कौन से थाने में ये रिपोर्ट दर्ज होगी? बताइए। विवेक जी जवाब दीजिए, काउंटर कॉम्प्लीमेंट आपका। देखिए, पेंडिंग केसेस की परिभाषा में अभी भी फिर ये स्वतंत्र जी कानूनी परिभाषा यहाँ लड़ रहे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि ये लोग लड़ेंगे भाई साहब, बिल्कुल लड़ेंगे, पेंडिंग। हाँ, तो आप लड़िए, स्वागत है आपको वहीं लड़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको अभी कहीं रास्ते सारे बंदे आके। तो पेंडिंग केसेस का मामला ऐसा है कि पेंडिंग केसेस मतलब जब न्यायालय ने इनको नोटिस दिया तो मतलब न्यायालय ने उस केस को दर्ज कर लिया। न्यायालय ने केस दर्ज कर लिया, उसके बाद ही न्यायालय से नोटिस जारी हुए हैं। अब इसको ये चाह रहे हैं कि पुलिस के माध्यम से सिर्फ FIR दर्ज हो, पुलिस के माध्यम से सब कुछ होता है क्या? हाईकोर्ट उमेश जी, मैं आप मानता हूं कि पुलिस के माध्यम से नहीं होता, लेकिन क्या न्यायालय ने ही संपूर्ण संज्ञान लिया या नहीं लिया? सवाल ये उठता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पुलिस ने FIR दर्ज की, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या न्यायालय ने ही संपूर्ण संज्ञान लिया या नहीं लिया? कमीशन ने ये नहीं सोचा होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा डिसीजन ले पाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में वैलिड ना रहे, सुप्रीम कोर्ट में ना टिक पाए? कानूनी रूप से एक बात बताइए, कोई भी स्वतंत्र बॉडी इस प्रकार के डिसीजन किसी दबाव में नहीं लेती जो बाद में पलट सकता हो। बहुत रेयरली केस में बहुत ज्यादा कानून की अगर डबल बेंच हो, ट्रिपल बेंच हो, तब जाकर के कोई नई परिभाषा गढ़ी जाए, तब जाके ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। पर अगर इनको दिल्ली निर्वाचन आयोग से अगर इस प्रकार के खारिज हुआ है तो निर्वाचन आयोग ने कुछ सोच समझ के खारिज किया होगा, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से ये जीतते हैं तो इनका स्वागत है, आप सुप्रीम कोर्ट से जीत जाइएगा। बिल्कुल। मनोज जी, आपके कुछ सवाल जो आप दोनों प्रवक्ताओं से पूछना चाहें? बिल्कुल स्वतंत्र सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्योंकि चुनाव आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं उनके पास भी लीगल टीम होगी तमाम, क्योंकि उनका फैसला मान लेते कि यदि आपके फेवर में फैसला आता तो कहीं ना कहीं एक किरकिरी भी होती पूरे आयोग की, क्योंकि आयोग एक पूरा सिस्टम के तहत काम करता। लेकिन उन्होंने भी सोच समझ के फैसला दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग चुनौती करेंगे उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट क्या उसमें आपके लिए फैसला देता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, जानकारी दे सकते थे एफिडेविट में, एक लाइन लिखने में क्या जा रहा था?
भाई साहब, बात सिर्फ इतनी सी कि कोई भी ऐसा मैटर जो प्री कॉग्निजेंस स्टेज में, मैं अपने प्रिय मित्र उमेश सिन्हा जी की बात सुन रहा था, मैं अपने मित्र भाजपा के मित्र उमेश सिन्हा जी की बात सुन रहा था। उमेश सिन्हा जी इस बात पर आमादा है बताने के लिए कि कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है, और हमारा तर्क ये है कि यहाँ पर ये नोटिस भेजा गया है, इसमें कहा गया था आप पर क्यों कार्रवाई ना की जाए, इसका रिस्पॉन्स अभी कर दिया था मीनाक्षी नटराजन जी। बिना संज्ञान लिए नोटिस जारी नहीं होते हैं। तो क्या कोर्ट ने क्या सुमोटो लिया था इस केस में? आप हमको सिखा रहे हैं जाके बदल चुका है और उसके बावजूद बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है। हमें सिखा रहे हैं आप, ये सिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी लूट की पार्टी है। तो इतनी सी बात जो रीजनेबल हियरिंग नहीं दे पाई, रीजनेबल हियरिंग नहीं दे पा रहे रिटर्निंग ऑफिसर, वो बताइए हमें कि जनतंत्र की लूट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी, चोरी करके भागने वाली पॉलिटिकल पार्टी, हमें बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप बताइए लागत है आप लोगों पे कि चार कलम जाइए जगह कोई और लूट की तैयारी करिए, कहीं जगह कोई और पार्टी तोड़िए, कोई टीएमसी तोड़िए, कोई शिवसेना तोड़िए। यही आपकी आपका चरित्र है और यही कर सकती है भाजपा, और कुछ नहीं कर सकती। फॉर्म रिजेक्ट करवाया कि ये चुनाव में हार जाते। चलिए मनोज जी, ये तो अब मामला कोर्ट में पहुंचेगा, विशेषज्ञ इस पर समीक्षा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इस पर समीक्षा करेगा। लेकिन जो कांग्रेस अब आरोप जो लगा रही है कि वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी पर नंबर लग चुका है, ईडी सीबीआई जिस तरह से सक्रिय हो गई है, विपक्ष के नेताओं को काउंटर किया जा रहा है, फोन कॉल्स उनके पास जाने लगे हैं, तो क्या ये राज्यसभा को लेकर जो जादुई आंकड़ा है उसके आसपास पहुंचने की कोशिश भी है क्या? बिल्कुल, जब राजनीतिक पार्टियां जब मैदान में रहती हैं तो उनकी कोशिश, संभावनाएं हर उस एंगल पे वो काम करती हैं, और यही कारण था कि बीजेपी के पास एक सीट जो जिस तरीके से आई वो कहीं ना कहीं बीजेपी, हालांकि मेहनत लगती 10 विधायकों को इधर करने में, लेकिन आसानी से उसके पास ये सीट आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यदि केंद्रीय चुनाव आयोग को देखें तो विपक्ष लगातार एसआईआर में हमने देखा कि उस पर आरोप लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब यदि केंद्रीय चुनाव आयोग ने फैसला दिया है तो ये बात भी सोचना पड़ेगी कि उनके इस फैसले को किस तरीके से देश में देखा जाएगा। यदि वो सुप्रीम कोर्ट उनको गलत करार देता है तो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से जो तर्क कांग्रेसियों के द्वारा दिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम दिग्गज नेता आज केंद्रीय चुनाव आयोग गए थे। ऐसा लग रहा था कांग्रेसी नेताओं को मध्य प्रदेश में जब वो धरना दे रहे थे कि फैसला उनके फेवर में आएगा, गलती कर दी, लेकिन नियम है, कानून है, प्रावधान है, उसके दायरे से बाहर नहीं जा सकता। और एक सिंपल सी बात है, कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, छोटा बच्चा, तो 10 सवाल उससे पूछे जाते हैं, खालिस्तान जिसे हम बोलते हैं वो भर के आता है। यदि एक आध खालिस्तान वो गलत भर देता है तो उसके नंबरिंग कम हो जाती है। तो यही पूरे इस केस में देखा गया कि नंबरिंग जो है वो कम हुई है, लेकिन वो तरीका क्या था वो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कांग्रेस अपनी बात रखेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना जो है जजमेंट देगा, और क्या जजमेंट आएगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। विवेक जी से आप कुछ सवाल पूछना चाहें? विवेक जी, क्योंकि ये आरोप भी है कि विशेष विमान उड़ने नहीं दिया आपने पूरी एक स्क्रिप्ट जो है वो लिख कर रखी थी, आपको सारी चीज़ें पता थी, अरविंद शर्मा आपके ही जो है वो अधिकारी हैं, तो ये आरोप एक साजिश का पूरा जो है वो आरोप आप पर खास तौर से बीजेपी सरकार पर लग रहा है, उसको कैसे आप जनता के बीच में ले जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा प्लान कर लिया है, कल से जो है जमीनी स्तर पे, पंचायत स्तर पे धरना प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है, शुक्रवार को 62 विधायक जो है राष्ट्रपति दिल्ली से मिलने के लिए जाएंगे वहां पर। देखिए अभी, हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। आवाज फिर गायब हो रही है। हाँ जी, तो देखिए क्या है वैसे कि मनोज जी की ये जो षड्यंत्र वाला मामला है, षड्यंत्र कांग्रेस ने, खुद के ही नेताओं ने षड्यंत्र किया आपस में, क्योंकि जिस दिन इनका मीनाक्षी नटराजन जी का टिकट फाइनल हुआ था उसी दिन ये तय हो गया था कि ये इनके जो वरिष्ठ नेता हैं ये मीनाक्षी जी को किसी भी तरीके से राज्यसभा में पहुंचने नहीं देंगे। मेरा सवाल ये कि कांग्रेस ने जो है प्लान बना लिया पूरा, कल से वो जमीनी स्तर पे आंदोलन करने वाले बीजेपी सरकार, आप लोग क्या करेंगे? मनोज जी मैं उसी पे आ रहा हूँ
कि ये जो प्लान बनाया था, कांग्रेस ने खुद ने ही अपना डिस्ट्रक्टिव प्लान बनाया था कि कांग्रेस के इस तरीके की चीजें, क्योंकि इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, दूसरी चीज इनको खुद को पता था इनका नामांकन रिजेक्ट हो जाएगा, इनकी फ्लाइट डिले हुई, इनके पूरे विधायक भी वहां नहीं पहुंचे थे, इनको नंबर का डर था फॉर्म रिजेक्ट कराने का, इसीलिए इन्होंने प्लान बनाया। अब एक बात बताइए, तेलंगाना की चिट्ठी हमारे तक कैसे आई? सरकार तो इनकी थी, इन्हों किसने दी चिट्ठी? पता करिए चिट्ठी कहां से आई। कांग्रेस को अपने आपस में देखना चाहिए कि इनके नेताओं ने किसने चिट्ठी, किसने लीक करी, कौन देने आया, किसने किसको बताया, इसके पास किस तरीके से जानकारी लगी। तो कांग्रेस जो है वो अपने अपने अंतर्द्वंद में ही जूझ रही है। अब ये इस प्रकार का इनको एक मौका और मिला है कि जनता के बीच में फिर जाकर के ये बताएंगे। तो क्या है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी है, जिसने आपातकाल लगाया, 356 का लगातार दुरुपयोग किया, वो जनता के बीच में जाके ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके का लोकतंत्र की हत्या कर रही है। बताइए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्यारी कांग्रेस है। झारखंड में इन्होंने सैयद सिफ्ती रजी के साथ मिलकर के षड्यंत्र करके सरकार गिराई, 356 का लगातार दुरुपयोग किया। इन्होंने क्या, कब, किस मौके पे संविधान का दुरुपयोग नहीं किया, ये आप बताएं। और भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं खुद की गलतियां छुपाने के लिए। चलिए विवेक जी, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। स्वतंत्र जी, आप भी खास चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उधर देश भर में बड़े स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, पंचायत स्तर पर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करेगी। इलेक्शन कमीशन की, बीजेपी की तमाम साजिशों को, रणनीतियों को जनता के बीच पहुंचाएगी। बहुत शुक्रिया। खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार।